हेलो टू ऑल, माय नेम इज रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी विच इज इन द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10। सो शुरू करते हैं। सो हेरिडिटी क्या होता है? ठीक है, आपके पापा हैं, आपके पापा के कुछ करेक्टर्स हैं, ठीक है, और आपकी मम्मी है, मम्मी के कुछ करेक्टर है। पापा के जो हेयर्स है वो कर्ली हैं, मम्मी की जो आईज है वो ब्राउन है। ठीक है, अब आपके अंदर वो करेक्टर्स आए, पापा के वो कर्ली हेयर्स आपके में आ गए और मम्मी के वो ब्राउन आईज आपके में, तो आपके पास कर्ली हेयर्स हैं, ब्राउन आईज हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पापा के करेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ आप में, आप क्या हो, ऑफ स्प्रिंग हो। मम्मी के करेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ आप में, ऑफ स्प्रिंग हो ना आप। तो वही क्या होता है हेरिडिटी, जो ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होता है जेनेटिक करेक्टर्स का पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। समझ आया? अब आते हैं वेरिएशंस पे। सो वेरिएशंस क्या होते हैं, देखो, अब आपकी एक बहन भी है, ठीक है, भले ही आप ना सेम स्पीशीज है, वो भी ह्यूमन बींग है, आप भी ह्यूमन बींग हो, बट आप दोनों में करेक्टर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब आप दो बहनें हो, आपके में थोड़े से डिफरेंट करेक्टर्स होंगे और आपकी बहन में थोड़े से डिफरेंट करेक्टर्स होंगे, तो वही क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। अब डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि सपोज क्या हुआ, एक हाथी था, हाथी ने दो बच्चे दिए, पहला तो हाथी ही दिया और दूसरा क्या बॉर्न किया, दूसरा शेर का बच्चा कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो सेम स्पीशीज ही होगी, बट क्या होंगे, थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे, वेरिएशंस बोलेंगे। अब देखो ये वेरिएशंस आते कैसे हैं, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ के आए होंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है जब एक पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, पेरेंट ने डीएनए की कॉपी बनाई, ठीक है, कहां पे डालने के लिए, ऑफस्प्रिंग में डालने के लिए। जब कॉपी बन रही थी तो क्या हुआ कि थोड़े बहुत ना एरर्स आ गए, कुछ कुछ कॉपी करने में मिस्टेक्स आ गई, और वही मिस्टेक के साथ वाला डीएनए की कॉपी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो गई, तो उसकी वजह से क्या आ गए, वेरिएशंस आ गए। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस देखे जाते हैं वो बहुत माइनर वेरिएशंस देखे जाते हैं, मतलब नेग्लिजिबल ही होते हैं, बहुत ही कम वेरिएशंस दिखेंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों पेरेंट मिलके ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, मतलब मेल पेरेंट का गैमीट फीमेल पेरेंट का गैमीट फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा और ऑफ स्प्रिंग बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिले। अब ये वेरिएशंस केवल ऐसे ही नहीं होते हैं कि वही डीएनए की कॉपी बन रही थी, कॉपी में एरर्स आ गए और वो एरर वाली कॉपी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो गई, उसकी वजह से वेरिएशंस आ गए। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुए, कुछ कुछ चेंजेस आ गए, कुछ कुछ वेरिएशंस आ गए। अब ये वेरिएशंस गैमीट के फ्यूजन होने की वजह से भी हो सकते हैं। अब देखो, स्पर्म और ओवा क्या कर रहे थे, फ्यूज कर रहे थे, फर्टिलाइज कर रहे थे। अब क्या होगा, स्पर्म तो बहुत सारे हैं, अब इतने सारे स्पर्म है तो किसी स्पर्म में कोई और करेक्टर है, किसी स्पर्म में कोई और करेक्टर है, किसी स्पर्म में कोई और करेक्टर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, किसी रैंडम स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है ओवा के साथ, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये सारे चीजें हो गई जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये वेरिएशन हो तो रहे हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों जरूरी है ये वेरिएशंस। तो देखो, सबसे पहला, ये क्या करते हैं, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाते हैं एक स्पीशीज में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ, जैसे हीट टॉलरेंस का ले लो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का ले लो बैक्टीरिया। सबसे पहले लेते हैं हीट टॉलरेंस का एक एग्जांपल ले लेंगे। क्या हुआ, एक फैमिली थी, ठीक है, 6 मेंबर्स थे उस फैमिली में, हंसी खुशी रहती थी। अब उस जगह क्या हुआ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको ट्रांसफर होना पड़ा, तो वो ट्रांसफर हुए एक डेजर्ट में। वहां डेजर्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे
वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे जो फैमिली के मेंबर्स थे, और इनटॉलरेंस की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनकी डेथ होने लगी। अब क्या हुआ, यहाँ तो सबकी डेथ हो गई। अब सपोज एक और फैमिली है, वो भी कहाँ पे जाके शिफ्ट हुई, किसी वजह से वही डेजर्ट में जाके शिफ्ट हुई। बट उसमें से 2-3 मेंबर्स में कुछ वेरिएशंस आ गए, जेनेटिक वेरिएशंस आए थे। उसकी वजह से उनमें हीट टॉलरेंस की कैपेसिटी बढ़ गई कि हाँ वो बहुत ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, सह सकते हैं। तो क्या होगा, अब जब वो डेजर्ट में गए, बहुत ज्यादा वहां पे टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से जो बाकी मेंबर्स थे उनकी तो डेथ हो गई, बट जिनमें वेरिएशंस थे वो सरवाइव कर गए ना। तो किसकी वजह से सरवाइव किए, क्योंकि उनमें वेरिएशंस आए। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गई वेरिएशन की। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपीयर इन दी बैक्टीरियम। क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि बैक्टीरिया था, ठीक है, एक पेट्री प्लेट ली। पेट्री प्लेट क्या होती है, प्लेट जैसी ही होती है, उसको लैब में यूज करते हैं। उस पेट्री प्लेट में क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे। अब उन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दी गई, ठीक है। एंटीबायोटिक का काम तो होता ही है कि वो बैक्टीरिया को किल कर दे। तो क्या हुआ, वो एंटीबायोटिक गई। अब बैक्टीरिया अपना काम कर रहे थे, खा पी रहे थे, रेस्पायर कर रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे। तो क्या हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, क्योंकि क्या आ गए, एंटीबायोटिक थे, एंटीबायोटिक ने उन पे एक्ट किया और उनको किल कर दिया। बट कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। तो वो क्यों सरवाइव कर गए, जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, उन्होंने वेरिएशंस लाए। वो वेरिएशंस क्या लाए कि क्या होगा कि वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब उनपे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो वो सरवाइव कर गए। तो ये भी वेरिएशन का फायदा हो गया, है ना। उसके साथ साथ आप अपने घर में देखते होगे, घर में आप ऑल आउट जलाते हो, ठीक है। जब ऑल आउट ऑन करते हो तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में आराम से सारे मच्छर मर जाते थे। अब क्या होता है कि आपने अपने घर में भी सुना होगा कि ऑल आउट अब काम ही नहीं कर रही है, ऑल आउट हमने ऑन कर दी तब भी मच्छर नहीं मर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं मर रहे हैं मच्छर, वो इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, उन मच्छर ने जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाई, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो रेजिस्टेंस थी किसके, जो ऑल आउट में केमिकल्स हैं उनके। तो इसलिए वो अभी भी ऑल आउट ऑन करने पे भी अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हो गए वेरिएशन के। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो एक्चुअल में 2 टाइप्स के वेरिएशन होते हैं। पहला होता है सोमेटिक वेरिएशन। क्या है, सोमेटिक वेरिएशन। दूसरा कौन सा टाइप है, जर्मिनल वेरिएशन। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोमेटिक वेरिएशन को। सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, ये वेरिएशन किस पे अफेक्ट डालेगा, सोमेटिक सेल्स पे डालेगा, एक ऑर्गेनिज्म के। ये सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, ये सोमेटिक सेल्स इनहेरिटेड नहीं होते हैं, मतलब ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। अब इस वेरिएशन में क्या होता है, वो इंडिविजुअल एक्वायर करता है, ठीक है। अब जैसे सपोज 2 भाई हैं, ठीक है। पहला भाई, दोनों पतलू से थे, अच्छे से पतले पतले से थे, स्केलेटन जैसे। अब क्या हुआ, एक भाई तो फिर भी ऐसे ही पड़ा रहता था, वो वही पतला सा रह गया। दूसरा जो भाई था वो जिम गया, जिम जाके उसने अपने डोरे शोले बनाए, बाइसेप्स बनाए, ट्राइसेप्स बनाए, एप्स बनाए। एप्स बना के उसने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो अब उनमें क्या देखे जा रहे हैं, वेरिएशन देखे जा रहे हैं, डिफरेंसेस। पहले तो दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे, पतले पतले से। अब क्या हुआ, दूसरे भाई ने मेहनत की, जिम गए, जिम जाके वर्कआउट वगैरह करके उन्होंने एप्स बना लिए, बाइसेप्स बना लिए, ट्राइसेप्स बना लिए, मसल्स ग्रो कर ली। अब उनमें वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल ने एक्वायर किए कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई एप्स बन गए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन गए, अब जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें पैदा होते ही उस बेबी में एप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, बाइसेप्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे वेरिएशन है, सोमैटिक वेरिएशन है। समझ आया। अब ये वेरिएशंस बहुत सारी चीजों की वजह से देखे जा सकते हैं। एक तो मैंने अभी एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया था, उसके अलावा फूड में अगर चेंज आता है उसकी वजह से भी वेरिएशन देखे जाते हैं, ठीक है। एयर की वजह से भी वेरिएशन, प्रेशर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, वाटर की वजह से, लाइट की वजह से। अब जैसे क्या होता है, अलग अलग स्टेट में के जो लोग होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। ऐसा है, सब ह्यूमन बींग, सब सेम स्पीशीज के हैं, बट उनके फूड में चेंज आया, तो उस फूड के चेंज की वजह से क्या हुआ,
वो थोड़े से अलग दिख रहे हैं, ठीक है। एयर की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाटर, लाइट, लाइट की वजह से, ठीक है। क्या हुआ कि एक धूप में रहता था, धूप की वजह से वो काला हो गया, उसमें क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, मतलब वो अलग दिख रहा है, बाकी सब गोरे गोरे दिख रहे हैं और उस पर धूप पड़ी, धूप की वजह से क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है। तो ये भी वेरिएशन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं जर्मिनल वेरिएशन पे। जर्मिनल वेरिएशन में क्या होता है, जर्म सेल पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स मतलब सेक्स सेल्स जो होते हैं, ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये समझ आया, ये कैसे वेरिएशन हो गए, जर्मिनल वेरिएशन हो गए। तो अगर वेरिएशन जर्म सेल में आ रहा है तो वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, बट अगर वो वेरिएशन सोमेटिक सेल में आ रहा है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो बाकी की जो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है वो कैसे सेल से बनी हुई है, सोमेटिक सेल से बनी हुई है। इतना समझ आया। अब आके देखते हैं, अब आते हैं जेनेटिक्स। ये जेनेटिक क्या होता है, अभी हमने हेरिडिटी पढ़ा था एंड वेरिएशन पढ़ा था, तो ये वही ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। तो इन्हीं दोनों की स्टडी को क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो, किसकी स्टडी कर रहे हो, हेरिडिटी की स्टडी कर रहे हो, वेरिएशन की स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जेनेटिक वर्ड दिया किसने था, ये दिया था वैटसन ने, कौन सी सन में, 1906 में, ठीक है। अब आते हैं मेंडल कंट्रीब्यूशन। क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत सारी स्टडी की, स्टडी करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इनको जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजें पता चली और उसकी वजह से और भी बायोलॉजी में बहुत ग्रोथ हो सकी। तो इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जेनेटिक्स को अच्छे से स्टडी की थी। अगर हम मेंडल की बात करें तो 1822 टू 1884, ठीक है, 1822 में ये बॉर्न हुए थे, 1884 में इनकी डेथ हुई थी। समझ आया। तो अभी मैंने बताया था इन्होंने क्या किए थे, मेंडल बाबा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, जो नॉर्मली पी होती है ना, जो आप घर में खाते हो, मटर ग्रीन कलर की होती है, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं होती है, वही गार्डन पी पे उन्होंने वर्क किया। अगर मैं उसकी साइंटिफिक नेम की बात करूं तो उसको बोलते हैं पाइसम सैटिवम। जो पाइसम है वो उसका जीनस है और सैटिवम है वो उसकी स्पीशीज है। समझ आया। हमेशा आप याद रखना, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। और अगर हम उनको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हमेशा उसको सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। अगर मैं टाइप कर रही होती तो उसको इटैलिक फॉन्ट में लिखती, ठीक है। अब देखो, इन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स तो किए थे पर उन्होंने ना बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का यूज किया था। तो सबसे पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आते हैं जीन। जीन क्या होता है, जीन एक हेरिडिटी की यूनिट है जो करेक्टर्स को कैरी करती है और उस करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाती है। समझ आया जीन क्या है। तो जीन क्या है, एक हेरिडिटी की यूनिट है, ठीक है, जो करेक्टर्स को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। वो करेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूं तो हेयर कलर, आई कलर, स्किन टोन, हाइट हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या आ गए, करेक्टर्स आ गए और वो कहां से कहां पास होंगे, जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे। अब आते हैं अलील। देखो अलील क्या होता है, हमने अभी जीन देखा, तो जीन के पेयर पे क्या है, करेक्टर है। अब सपोज जीन पे क्या करेक्टर है, हाइट का करेक्टर है कि वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। तो अलील क्या करता है, अलील के पास दोनों मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक पेयर होता है। अब उस जेनेटिक पेयर में अल्टरनेट ट्रेट होते हैं। ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर, अल्टरनेट ट्रेट मतलब उस जीन के पास दो अलील्स होंगे, एक अलील टॉल के लिए होगा, दूसरा अलील कैसा होगा, शॉर्ट के लिए होगा। अब अगर मैं आई कलर की बात करूं तो आई कलर में भी, ठीक है, ब्राउन का अलील, ब्लैक का अलील, तो ऐसे करके। समझ आया जीन क्या है, अलील क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं होमोजाइगस ट्रेट को। ट्रेट अभी हमने पढ़ लिया, ट्रेट क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। तो होमोजाइगस ट्रेट देखो, जब सिमिलर अलील्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेट को दिखा रहे हैं, स्पेसिफिक करेक्टर को दिखा रहे हैं। अब करेक्टर को दिखा तो रहे हैं बट उन दोनों अलील सेम टाइप के अलील हैं,
तो वो क्या होगा, होमोजाइगस ट्रेट। जैसे अगर मैं हाइट की ही बात करूं तो दोनों अलील ही कैसे हैं, पहला अलील भी टॉल शो कर रहा है, दूसरा अलील भी टॉल शो कर रहा है, या पहला अलील भी शॉर्ट या ड्रॉप शो कर रहा है और दूसरा अलील भी शॉर्ट शो कर रहा है, तो ऐसे ट्रेट को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ट्रेट। समझ आया, समझ आया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, अब हम आते हैं हेट्रोजाइगस ट्रेट को। हेट्रोजाइगस ट्रेट का मतलब उस जीन पे डिसिमिलर अलील होंगे। मतलब अगर मैं वापस से हाइट की बात करूं तो एक अलील शो करेगा टॉल को, बट दूसरा अलील शो करेगा हाइट को, तो जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं हेट्रो और सेम के लिए वर्ड यूज करते हैं होमो, तो डिफरेंट है तो इसलिए क्या हो गए, हेट्रोजाइगस ट्रेट। समझ आया इतना। अब हम नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डोमिनेंट अलील। अब इस डोमिनेंट अलील को देखते हैं। देखो क्या हुआ था, ये जो कैरेक्टर्स हैं, अब जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में शो होंगे उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट अलील बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, डोमिनेंट अलील। तो जो भी अलील अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो करेगा वो हो जाएगा डोमिनेंट अलील। जैसे जीन था, जीन के पास एक अलील था टॉल, एक अलील था शॉर्ट, तो क्या हुआ, प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन आई, तो नेक्स्ट जनरेशन आने पे सारे प्लांट कैसे बने, टॉल बने। तो वो जो टॉल वाला अलील है वो कैसा होगा, मतलब पहली जनरेशन बनी तो हम उसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। तो वो कैसे बने थे, टॉल बने थे। तो इसका मतलब जो टॉल है वो कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, वो बस अपने आप को शो कर रहा है, दूसरे को शो नहीं करने दे रहा। समझ आया इतना। नेक्स्ट आते हैं रिसेसिव ट्रेट पे। वो ट्रेट जो अपने आप को F1 जनरेशन में एपियन नहीं कर पाता उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था प्लांट का, ठीक है, मैंने बोला था कि अलील के पास एक टॉल था अलील, एक ड्रॉफ के लिए था। सारे के सारे F1 जनरेशन में कैसे आए, टॉल आए। अब बेचारा शॉर्ट अलील तो अपने आप को शो ही नहीं कर पाया, है ना, वरना अगर अपने आप को शो करता तो कुछ प्लांट शॉर्ट भी होते ना, बट क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट टॉल थे। तो टॉल शो हुए इसलिए वो उसने क्या कर लिया, टॉल ने अपने आप को डोमिनेंट किया, तो वो डोमिनेंट ट्रेट हो गया। जो अपने आप को शो नहीं कर पाया, कौन शो नहीं कर पाया, शॉर्ट शो नहीं कर पाया था अपने आप को, तो वो ट्रेट कैसा हो गया, रिसेसिव ट्रेट हो गया। समझ आया इतना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, दैट इज जीनोटाइप। देखो, जीनोटाइप होती है जो किसी करेक्टर की जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाती है, कि जीन के अंदर एक्चुअल में है क्या उसको दिखाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। चलो वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था, जीन था, जीन के पास करेक्टर थे कि वो कैसा मतलब एक टॉल का था, एक शॉर्ट का अलील था। अब क्या हुआ, F1 जनरेशन आई, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई थी, उस नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट बने। अब हमें देखने में तो टॉल लग रहे हैं, अब अंदर का कैसा दिखेगा जीन, अंदर के जीन में तो दोनों ही थे, कैपिटल टी भी था, मतलब जो टॉल के लिए अलील शो कर रहा था वो भी था, और जो स्मॉल के लिए अलील शो कर रहा था वो भी था। बट हमें डोमिनेंट क्या हुआ, डोमिनेंट तो टॉल हुआ ना, तो हमें देखने में तो सब टॉल लग रहे हैं। बट अगर मैं जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मुझे तो एक अलील टॉल का मिल रहा है, दूसरा अलील शॉर्ट का मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। अब वहीं पे ही देखने में जो फिजिकल अपीयरेंस जो मुझे दिख रहा है वो क्या होगा, फिनोटाइप हो गया। मतलब देखने में तो मुझे सारे टॉल दिख रहे थे ना, तो वो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। समझ आया इतना। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब वही फर्टिलाइजेशन कराना, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड बनना, दोनों का मिक्सचर बनना। देखे होंगे ना आपने कि रोज का हाइब्रिड बना लेते हैं, रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, उनको मिक्स करके पिंक फ्लावर बना लिया, और भी हाइब्रिड। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए, पता है। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम केवल एक करेक्टर लेते हैं, उन एक करेक्टर की क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। उसको मोनो का मतलब ही होता है वन, तो वन करेक्टर की क्या किया हमने, हाइब्रिड बनाया, उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। मतलब हमने वन पेयर लिए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, मतलब एक ही करेक्टर लिया, दैट इज हाइट। अब हमने हाइट में एक
टॉल प्लांट ले लिया, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, उसका क्या करा दिया हमने, क्रॉसिंग करा दी। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, डेट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हमने क्या किया, एक से ज्यादा करेक्टर लिया। सपोज मैंने क्या किया, उसकी हाइट भी ले ली, उसका कलर भी ले लिया, तो दो करेक्टर ले लिए, दो करेक्टर को साथ में लेके उनकी क्रॉसिंग कराई, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। समझ आया, क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, देखो, पेरेंट से पहली जनरेशन बनी उसको क्या बोल रहे थे, F1 जनरेशन बोल रहे थे। तो जो भी F1 जनरेशन बनी, उस जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दिया, मतलब फादर या मदर किसी से भी क्रॉस करा दिया, ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे, क्रॉस कराया F1 जनरेशन में, और जो पेरेंट का रिसेसिव था, जैसे मैंने प्लांट एग्जांपल लिया था, प्लांट में मैंने पेरेंट में लिया कि एक टॉल ले लिया, एक शॉर्ट ले लिया। ठीक है, जो सारी की सारी जनरेशन आई वो कैसी आई, टॉल आई। ठीक है, अब क्या हुआ, इस टॉल की मैंने क्रॉसिंग करा दी रिसेसिव के साथ। रिसेसिव यहाँ पे शॉर्ट है ना, क्यों ये रिसेसिव है, क्योंकि ये अपने आप को पहली जनरेशन में शो ही नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये रिसेसिव है, तो इसके साथ क्रॉसिंग करा दी। तो ऐसी क्रॉस को क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। बैक क्रॉस किसको बोल रहे थे, कि इस जनरेशन की मैं चाहे इसके साथ क्रॉस करा दूं या इसके साथ, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दूं, उसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, देखो एंथर पता है ना, जब एंथर का रिमूवल करते हैं किसी फ्लावर में से, मतलब फ्लावर में एंथर था, ठीक है, अब एंथर को निकाल दिया। ठीक है, किस क्यों निकाला, क्योंकि हमें उसका क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए जब हम एंथर को रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इतना समझ आया, तो यहाँ पे हमारी सारी टर्मिनोलॉजी खत्म हुई। अब जब हमें टर्मिनोलॉजी आ गई, अब हम आराम से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, देखो, मेंडल ने गार्डन पी को चूज किया था एज अ प्लांट मटेरियल, कि वो इस गार्डन पी पे अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा क्यों, अब वो गार्डन पी की जगह और भी तो दुनिया भर के प्लांट्स थे, उनको भी तो चूज कर सकते थे, बट उन्होंने उस गार्डन पी को क्यों लिया, क्योंकि उसके पास कुछ एडवांटेज थे। भले ही टेस्ट में बढ़िया नहीं होते, मटर लोगों को पसंद नहीं आती, बट उसके और भी तो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक थे, जैसे पहला था कि उनके पास वेल डिफाइंड करेक्टर्स होते हैं, मतलब पी के पास बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। हम उनकी हाइट ले सकते हैं, हम फ्लावर का कलर ले सकते हैं, फ्लावर की पोजीशन ले सकते हैं, पॉड का कलर ले सकते हैं। पॉड पता है ना, पूरी की पूरी जो फली होती है, हिंदी में तो उसको फली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पॉड। तो ये जो पूरा पॉड होता है, इसके अंदर पी सीड्स होते हैं, मतलब मटर होती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। समझ आया, तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, पॉड है। ठीक है, पॉड का कलर ले लो। ठीक है, बहुत सारे उनको करेक्टर्स दिखे, उसके साथ साथ उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दिखे। समझ आए कैसे फ्लावर्स दिखे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे। वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते थे, उसके साथ साथ उनमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली हो जाती थी, अच्छे से मस्त आराम से हाइब्रिड बन जाते थे। और लास्ट क्या उसका एडवांटेज था, कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हम करा सकते थे। वैसे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करते थे, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते थे, बट आराम से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता था। तो ये सारे एडवांटेजेस थे। अब देखते हैं कि इनमें उनको क्या क्या करेक्टर्स मिले, तो करेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे जो पहला करेक्टर था जो मेंडल बाबा ने देखा, वो था स्टैम की हाइट। कि स्टैम की हाइट क्या है, अब डोमिनेंट क्या होगा इस केस में, टॉल होगा, रिसेसिव क्या होगा इस केस में, शॉर्ट होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डोमिनेंट वो होते हैं वो कैरेक्टर्स जो
फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करेंगे वो कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, जो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे वो बेचारे रिसेसिव होंगे। उसके साथ साथ हमने और कैरेक्टर्स देखे, जैसे फ्लावर का कलर देखा कि फ्लावर का कलर कैसा है, कि वो वॉयलेट है या फिर व्हाइट है। उसके साथ साथ फ्लावर की पोजीशन देखी कि वो एक्सियल पोजीशन पे है या टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब कि ये क्या है, स्टेम बना ली, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये जो फ्लावर है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक्सियल पोजीशन पे। तो ये कैसे हो गया, एक्सियल हो गई। अगर रिसेसिव क्या हो गया इस केस में, कि सपोज टर्मिनल पे है, टर्मिनल मतलब जैसे ये है एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट, टिप पे प्रेजेंट, समझ आ गई। अब उसके बाद आते हैं पॉड शेप। पॉड में बता ही चुकी हूँ पॉड क्या होता है। अब पॉड का शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड है, मतलब एकदम ऐसे है, ठीक है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। पॉड का कलर, पॉड का कलर कैसा है, आपने देखे होंगे कुछ पी के जो पॉड होते हैं वो एकदम ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। कुछ होते हैं येलो येलो से होते हैं, एकदम पेल येलो, भद्दे भद्दे से दिखते हैं, वो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो वो ग्रीन भी हो सकते हैं और येलो भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीड के शेप पे, कि जो सीड का शेप है वो एकदम, जो पी है वो राउंड भी हो सकता है और थोड़ा रिंकल सा भी हो सकता है। दूसरी चीज, सीड के कलर पे वो येलो भी हो सकता है, येलो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और ग्रीन क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ठीक है, इतना समझ आया कि यहाँ पे टॉल डोमिनेंट है, शॉर्ट रिसेसिव है, फ्लावर के कलर में वॉयलेट डोमिनेंट है, रिसेसिव व्हाइट है। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल पोजीशन है तो वो डोमिनेंट है, टर्मिनल पोजीशन है तो वो रिसेसिव है। पॉड की शेप की अगर मैं बात करूं, इनफ्लेटेड शेप है तो वो डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप है तो वो रिसेसिव है। उसके बाद पॉड कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव है। सीड के शेप की बात करूं तो राउंड है तो डोमिनेंट है, रिंकल्ड है तो रिसेसिव है। सीड कलर येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। ठीक है, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेंडल बाबा ने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो 3 स्टेजेस में किए थे। वो क्या क्या 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट जो स्टेप था वो था, उन्होंने प्लांट को चूज किया। कैसा प्लांट चूज किया, जो एकदम प्योर प्लांट हो, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब एकदम प्योर कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद क्या कराया, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन करा के उनको हाइब्रिड्स मिले, ठीक है। जो सबसे पहली जनरेशन थी, हाइब्रिड कराया तो पहली जनरेशन जो आई उसको उन्होंने बोला F1 जनरेशन, या अगर मैं इसका फुल फॉर्म बोलूं तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन। उसके बाद उन्होंने क्या कराया, उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उनको F2 जनरेशन मिली। फिर F2 जनरेशन का भी पॉलिनेशन कराया तो उनको F3 जनरेशन मिली। ऐसे करके सो ऑन चलता रहा। इतना समझ आया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मेंडल बाबा ने जो अपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इतने जो फेमस हो गए, उनको इतनी सक्सेस मिली, उसका रीजन क्या था। तो रीजन पहला ये था कि उन्होंने एक तो प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट लिए थे, मतलब एकदम उसमें प्योर करेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने क्या किया था, एक करेक्टर को एक ही टाइम पे स्टडी किया था। तीसरी चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने प्रॉपर मैथमेटिकल रिकॉर्ड बनाया था अपनी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स का। उन्होंने थोड़ी थोड़ी मैथ्स की यूज की, अपना दिमाग लगा के अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए। तो ये जो 3 चीजें की, यही क्या था, उनके सक्सेस का रीजन था, जो आज आप अपनी बुक्स में पढ़ रहे हो। समझ आया, ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इतने में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।